तो वही बैठक के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारिस सिद्दीकी से बात की हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा ने। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हो चुकी है और अभी हमारे साथ हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव पूर्व मंत्री अब्दुल बारिस सिद्दीकी जी। सिद्दीकी जी, मुख्य संदेश क्या रहा इस कार्यकारिणी का? लबो लुआब अगर बात देखिए, ये तो कस्टमरी भी है और जो बैठक तो होनी थी, मगर इस बैठक में जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला लिया गया कि जो राष्ट्रीय परिषद का मतलब खुला अधिवेशन कब होगा, कहाँ होगा, और उस राष्ट्रीय अधिवेशन होने की भी प्रक्रिया है। 12 तारीख से आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ऑथराइज कर दिया मेमोरी ड्राइव के लिए, तो 12 तारीख से मेमोरी ड्राइव चलेगा। फिर उसका शेड्यूल बना हुआ है, कब पंचायत का चुनाव होगा, प्रखंड का चुनाव होगा, जिला का चुनाव होगा, प्रांत का चुनाव होगा। उसके बाद 11 अक्टूबर ही है ना, 11 अक्टूबर को दिल्ली में जो है राष्ट्रीय जनता दल का खुला अधिवेशन होगा और उस खुला अधिवेशन में जो है मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब रहा यहाँ की जो बैठक की मुख्य बातें हैं, तो बहुत देश की स्थिति परिस्थिति के बारे में, सरकार के रवैये के बारे में और आम जन जो त्रस्त है उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी प्रकाश डाला कि आज देश में कैसे जो है लोग फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं नागरिकता का, भारतीय होने का। तो अब इस देश में जो 2 धारा और खास करके सरकार के तरफ से जो चलाई जा रही है कि वो कह रहा है कि भाई हम जिसको कहेंगे देशभक्त वो होगा देशभक्त, जिसको हम कहेंगे देशद्रोही वो हो जाएगा देशद्रोही। जबकि ये अलग बात है कि उनका आज़ादी की लड़ाई में कहीं आता पता नहीं रहा है लड़ने भिड़ने जेल जाने का, मतलब इन्हें गुने छोड़ के। उसी तरह अब आज जो है कपड़ा पहनने पे सवाल उठ रहा है। आज जो है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दिया जा रहा है, आज जो है किसानों में ने आंदोलन वापस लिया, उनकी मांगे मांगी, मगर आप जानते हैं खुद कि 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादतें दी। और मुझको लगता है दुनिया का सबसे बड़ा ज़्यादा दिनों तक चलने वाला ये किसान आंदोलन था। आप यह भी जानते हैं कि उस किसान आंदोलन को कुचलने के लिए भारत सरकार के मंत्री के बेटों ने कैसे जो है जीप चढ़ा के मार दिया लोगों को। और महंगाई की जो स्थिति है, बेरोजगारी की जो तेजस्वी जी ने क्या कहा? तेजस्वी जी ने भी कहा कि जो स्थिति और परिस्थिति है इसमें पार्टी को संगठित होने का, एकजुट होने का और पूरी ताकत से लड़ने की ज़रूरत है। और उन्होंने यह भी कहा कि चूँकि बहुत सारे स्टेट में हम इसलिए नहीं लड़ते हैं कि साहब वोट के डिवीज़न के कारण जो मुख्य प्रतिद्वंदी है हमारा उसको मदद नहीं हो जाए। तो जैसे मान लीजिए बंगाल में इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने वहाँ ममता दीदी को मदद किया। फिर आपको जो है आसाम में इलेक्शन हुआ तो एक सीट पे हम लड़े मगर सारे सीट पे उनको समर्थन दिया। उसी तरह यूपी में हो रहा है समाजवादी। तो हमारी ये स्ट्रेटजी के तहत है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ताच्युत किया जाए। है कि बिहार में या बिहार जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों को और कांग्रेस को स्टीयरिंग पर बैठने देना चाहिए। बिहार में ड्राइविंग की सीट पर आरजेडी को बैठने देना चाहिए और कांग्रेस को मदद करनी चाहिए। क्या मतलब उन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहा है। अब जैसे मान लीजिए कि आसाम में हमारी हैसियत थी कम से कम 15 सीट लड़ने का,
मगर उन्होंने कहा कि नहीं, एक सीट लड़िए, तो एक सीट लड़े। मैं बंगाल में ऐसी नहीं है कि हमारी हैसियत नहीं है लड़ने की, हमारे विधायक भी हुए हैं वहाँ से, बंगाल से, मगर ममता जी ने कहा कि भाई हमको रहने दीजिए ड्राइविंग सीट पे, हम अच्छी गाड़ी चलाएंगे। विधान परिषद की सीटों पर लालू जी ने भी कहा 24 सीटों पर लड़ेंगे, तेजस्वी जी ने भी कहा, क्या मतलब है? देखिए, मतलब अर्थ का अनर्थ नहीं निकालिए, ठीक है। और आप खुद बहुत दिल पे हाथ रख के बोलिए कि विधानसभा का चुनाव हुआ, 70 सीट उनको दिया गया। सब लोग कहते हैं कि साहब आप लोगों ने थोड़ा अतत्य कर दिया। तो अगर मान लीजिए कि आपकी हैसियत अगर 1-2 सीट लड़ने की है तो 1-2 सीट लड़ी, 1-2 सीट भी दीजिएगा कांग्रेस को आप। भाई 1-2 सीट पे वो लड़ने को तैयार हो, अपना प्रपोजल देंगे तब तो। मतलब किस सीट से लड़ना चाहती है कांग्रेस और कौन कैंडिडेट होंगे, ये दोनों आपके पास लेकर मतलब 1 या 2 सीट के लिए, जैसे हम 1-2 सीट पे उनके में वर्चस्व वाले में राज में लड़ते हैं, तो उस तरह का ये अगर दें। और अभी तो हमारा मेन टारगेट है बीजेपी, एनडीए, तो ये तो कांग्रेस को भी समझना चाहिए। अच्छा, सरकार दिल्ली में जब बनेगी तो अगर बीजेपी जाती है तो हम उन्हीं को ना सरकार में। लेकिन सिद्दीकी जी, केंद्र सरकार पर पूरा निशाना नीतीश सरकार को आप लोगों ने बचाव किया। उनके खिलाफ लालू जी बोले, तेजस्वी बोले। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ की स्थिति के बारे में भी उन्होंने कहा, और उन्होंने, नेता प्रतिपक्ष ने तो इशारे में इन बातों को भी कहा कि साहब एक तरफ आप जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट की मांग करते हैं और उनके साथ भी हैं, समझा कि नहीं, और वो रिजेक्ट भी कर देते हैं, और दूसरी तरफ जो है आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है प्रधानमंत्री का कि साहब ये समाजवादी नेता हैं और ये परिवारवाद वाले नहीं हैं। तो अब ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? सर्टिफिकेट देने का अभी क्या जरूरत आ पड़ी? तो भ्रम में जनता को डालने के लिए इन दोनों की नूरा कुश्ती है, मिली कुश्ती। लेकिन बीजेपी जदयू के बीच जो रार चल रहा है, लगता है आरजेडी को कहीं इस बात की संभावना दिखती है क्या कि देर से देर नीतीश जी हमारे पास आएंगे? भाई हम तो ज्योतिष नहीं है, सो हम जो है कुछ ये कहें। आपके तो मित्र भी रह चुके हैं। भाई हमारे मित्र वो भी है, हम तो मगर मित्रता का मतलब ये नहीं होता है कि हम अपना नीति सिद्धांत को तिलांजलि दे दें। हमारा व्यक्तिगत कभी उनसे ये नहीं रहा है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि जब आप सरकार चला रहे हैं, आज साख गिर गई आपकी, तो उस साख को बचाने के लिए आरजेडी के साथ आ जाए। नहीं, हम ये कहाँ बोल रहे हैं, हम तो अभी ये कह भी नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि साहब जनता को भ्रम में खाली नहीं डाली। तो ये है अब्दुल बारी सिद्दीकी। केंद्र सरकार पर पूरा निशाना रहा आरजेडी का। नीतीश के खिलाफ भी कुछ आवाज उठी, लेकिन वो एक तरह से कहिए कि बचाव करके। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।